टेलर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गमनाम स्टोरी टेलर पर। आज हम शुरू कर रहे हैं एक नई डार्क और इंटेंस कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट और इमोशंस हैं। तो अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट में बताना कि आपको यह अध्याय कैसा लगा और चैनल को शेयर करना बिल्कुल न भूलना। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। अध्याय 1, डेड मैनिपुलेटर। कभी कभी मेरे मन में अपनी माँ के बारे में बहुत अंधेरे विचार आते हैं, ऐसे विचार जो किसी समझदार बेटी को कभी नहीं आने चाहिए। कभी कभी मैं खुद भी पूरी तरह से सामान्य नहीं होती। एडी तुम बेवकूफ़ी कर रही हो, माँ फोन के स्पीकर पर कहती है। मैं फोन की तरफ घूरती हुई जवाब देने से इनकार कर देती हूँ। जब मैं कुछ नहीं बोलती तो वो जोर से सांस छोड़ती है। मैं अपना नाक सिकोड़ लेती हूँ। मेरे दिमाग में ये बात घूमती है कि ये औरत हमेशा नाना को नाटकीय कहती रही है, फिर भी खुद अपनी नाटकीयता नहीं देख पाती। तुम्हारे दादा दादी ने तुम्हें घर दे दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें उसमें असल में रहना ही पड़े। वो पुराना है और अगर उसे तोड़ दिया जाए तो उस शहर में रहने वाले हर किसी का उपकार हो जाएगा। मैं अपना सिर हेडरेस्ट से टकराती हूँ, आंखें ऊपर घुमाती हूँ और अपनी कार की दागदार छत में धैर्य ढूंढने की कोशिश करती हूँ। वहां केचप कैसे पहुंच गया होगा? और सिर्फ इसलिए कि तुम्हें ये पसंद नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसमें नहीं रह सकती। मैं सूखे स्वर में जवाब देती हूँ। मेरी माँ एक बिच है, साफ साफ उसके कंधे पर हमेशा एक चिप छड़ी रहती है और मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों। तुम हमसे 1 घंटे की दूरी पर रहोगी, हमारे पास आने के लिए तुम्हारे लिए ये बेहद असुविधाजनक होगा ना? ओह, मैं कैसे कभी जी पाऊंगी? मुझे यकीन है कि मेरी गायनेकोलॉजिस्ट भी 1 घंटे दूर है, फिर भी मैं साल में एक बार उनसे मिलने का प्रयास करती हूँ और वो विजिट्स इनसे कहीं ज्यादा दर्दनाक होती है। नहीं, मैं जवाब देती हूँ, पी को पॉप करते हुए। मैं इस बातचीत से ऊब चुकी हूँ। मेरी माँ से बात करते हुए मेरा धैर्य सिर्फ 60 सेकंड तक टिकता है। उसके बाद मैं फ्यूम्स पर चल रही होती हूँ और बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए कोई और प्रयास करने की इच्छा नहीं रखती। अगर एक बात नहीं तो दूसरी। वो हमेशा शिकायत करने के लिए कुछ न कुछ ढूंढ ही लेती है। इस बार मेरे दादा दादी द्वारा मुझे दिए गए घर में रहने का मेरा फैसला है। मैं पार्सन्स मैनर में बड़ी हुई हूँ, हॉल में भूतों के साथ दौड़ते हुए और नाना के साथ कुकीज बेक करते हुए। यहाँ मेरी बहुत प्यारी यादें हैं, ऐसी यादें जिन्हें मैं सिर्फ इसलिए छोड़ने से इनकार कर रही हूँ क्योंकि माँ का नाना से तालमेल नहीं बिठा। मैंने कभी उनके बीच के तनाव को नहीं समझा, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई और माँ की कटुता और छुपी हुई चुभन को समझने लगी, तब ये बात समझ आने लगी। नाना हमेशा जीवन के प्रति सकारात्मक और धूप जैसी सोच रखती थी। वो दुनिया को गुलाबी चश्मे से देखती थी। वो हमेशा मुस्कुराती और गुनगुनाती रहती थी, जबकि माँ के चेहरे पर हमेशा एक स्थायी भूख चढ़ी रहती थी। नाना की यूनी से बाहर आने के बाद जैसे ही माँ के चश्मे टूट गए। मुझे नहीं पता कि उसका व्यक्तित्व कभी साही जैसी कांटेदार बिच से आगे क्यों नहीं बढ़ा। उसे कभी कांटेदार बिच बनकर पाला ही नहीं गया था। बड़ी होने पर मेरी माँ और पापा का घर पार्सन्स मैनर से सिर्फ 1 मील दूर था। वो मुझे मुश्किल से बर्दाश्त कर पाती थी, इसलिए मैंने अपना ज्यादातर बचपन इसी घर में बिताया। कॉलेज छोड़ने के बाद ही माँ शहर से 1 घंटे दूर चली गई। जब मैंने कॉलेज छोड़ा तो मैं उसके साथ रहने चली गई जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो गई और मेरी लेखन करियर ने रफ्तार नहीं पकड़ी। और जब ऐसा हुआ तो मैंने देश भर में घूमने का फैसला किया, कभी एक जगह स्थायी रूप से बसने का नहीं। नाना की मौत लगभग 1 साल पहले हो गई थी और उन्होंने अपनी वसीयत में मुझे ये घर दे दिया, लेकिन मेरे शौक ने मुझे पार्सन्स मैनर में आने से रोक रखा था। अब तक माँ फिर से फोन पर जोर से सांस छोड़ती है। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में ज्यादा महत्वाकांक्षा हो, बजाय उस छोटे से शहर में रहने के जहाँ तुम बड़ी हुई हो। स्वीटी, अपने जीवन में कुछ ज्यादा करो, बजाय उस घर में बेकार समय बर्बाद करने के जैसा तुम्हारी दादी ने किया। मैं नहीं चाहती कि तुम भी उसकी तरह बेकार इंसान बन जाओ। मेरे चेहरे पर गुस्सा छा जाता है, मेरी छाती में आग सी दौड़ने लगती है। हे मॉम, हाँ, फक ऑफ। मैं फोन काट देती हूँ, गुस्से में अपनी उंगली को स्क्रीन पर इतनी जोर से दबाती हूँ
और लाड ही दिया था। नाना ने कभी उससे वैसा व्यवहार नहीं किया जैसा वो मुझसे करती है। दैट्स फॉर डैम श्योर। मैं माँ की किताब से एक पन्ना फाड़ लेती हूँ और मेलोड्रामेटिक तरीके से जोर से सांस छोड़ती हूँ। फिर साइड विंडो की तरफ देखने लगती हूँ। वो घर ऊंचा खड़ा है, उसकी काली छत की नोक उदास बादलों को चीरती हुई ऊपर उठी है और विशाल जंगली इलाके पर छाई हुई है, जैसे कह रही है तुम मुझे डरोगे। कंधे के ऊपर झांकते ही घने पेड़ों का झुरमुट बिल्कुल भी आमंत्रित नहीं लगता। उनकी परछाइयां झाड़ियों से बाहर निकलकर लंबे पंजे फैलाए हुए रेंग रही है। मैं सिहर उठती हूँ, इस चट्टान के छोटे से हिस्से से निकलने वाली ऑमिनस फीलिंग का आनंद लेते हुए। ये बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा मेरे बचपन में दिखता था, और इस अनंत कालेपन में झांकने का थ्रिल अब भी कम नहीं हुआ। पासन्स मैनर एक चट्टान के किनारे पर स्थित है, जो खाड़ी को देखता है, और एक मील लंबी ड्राइववे घने जंगलों से होकर गुजरती है। पेड़ों का यह समूह इस घर को बाकी दुनिया से अलग कर देता है, जिससे लगता है कि तुम सचमुच अकेले हो। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे तुम पूरी तरह से अलग ग्रह पर हो, सभ्यता से बाहर फेंक दिए गए। पूरे इलाके में एक मेनेसिंग और दुखद ऑरा है, एंड आई फकिंग लव इट। घर अब सड़ने लगा है, लेकिन थोड़ी सी TLC से इसे फिर से नया जैसा बनाया जा सकता है। सैकड़ों बेलें इमारत के हर तरफ चढ़ रही हैं, छत पर दोनों तरफ लगे गारगोइल्स की तरफ बढ़ती हुई। काली साइडिंग अब ग्रे हो रही है और छिलने लगी है। खिड़कियों के आसपास का काला पेंट सस्ते नेल पॉलिश की तरह चिपक रहा है। मुझे बड़े फ्रंट पोर्च को फेसलिफ्ट देने के लिए किसी को हायर करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ से वो झुकने लगा है। लॉन को कटवाए बहुत समय हो गया है। घास की पत्तियां मेरी ऊंचाई जितनी लंबी हो गई हैं, और 3 एकड़ का खुला इलाका खरपतवार से भरा पड़ा है। मुझे यकीन है कि आखिरी बार कटाई के बाद से बहुत सारे सांप आराम से बस गए होंगे। नाना वसंत ऋतु में मैनर के गहरे रंग को रंगीन फूलों से संतुलित करती थी। हाइसिंथ, प्रिमरोज, वायोलेट